हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पदार्थ का वर्गीकरण के सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहे, पूरा के पूरा क्वेश्चंस का आंसर देख लीजिए। और आपको समझना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ पाएंगे तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। क्लास 9th के और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट, संस्कृत के भी क्वेश्चन हमने करा रखा है। तो आप लोग चैनल पे जाकर के उन सारे क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी ये सारे वीडियो पहुंच सके। तो चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहा है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखिए। यानी तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है और साथ में उसका एग्जाम्पल भी लिख देना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहले जो हमने पॉइंट को यहाँ पे दिया है वो तत्व को दिया है। तो तत्व क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिख देना है। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। एक क्या कहलाएगा, एक तत्व कहलाएगा। उदाहरण के रूप में आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, सोना इत्यादि और भी आप ले सकते हैं जो तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे नंबर 2 में लिखा है यौगिक। यौगिक क्या होता है, तो यो भी यहाँ पे हमने लिखा है कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसका उदाहरण हमने लिया है अमोनिया, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। अब बढ़ते हम लोग इसका थर्ड पॉइंट, जिसका नाम है मिश्रण, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर भी बोलते हैं। तो मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक भी किया जा सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमने वायु को लिया है, बारूद लिया है, इस्पात लिया है इत्यादि। ये आप लिख सकते हैं। ये आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा और आपका आंसर भी करेक्ट रहेगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यौगिक की प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। बहुत से बच्चों का एक क्वेरी रहता है, बहुत से बच्चे कमेंट्स में आज पूछ रहे थे कि सर आप जो क्वेश्चन आंसर करवाते हैं वो क्या आंसर गलत रहता है। तो आप लोग सेटिस्फाइड हो जाइए, अपने बुक से मिला लीजिए, जहां भी आपको पढ़ना है वहां से पढ़ लीजिए और मेरे क्वेश्चन आंसर को मिलाइए। अगर आप लोगों को गलत आता है तो आप उस चीज को हाईलाइट करके हमें बताइए, उस चीज के बारे में बताइए कि सर आपने ये चीज गलत पढ़ाया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम इसका आंसर की ओर। आंसर में हमने लिखा है यहाँ पे कि यौगिक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट में हमने लिखा है कि यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ये इसका विशेषता है। नंबर 2 में विशेषता में हमने लिखा है कि किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्राय उत्सर्जन या अवशोषण होता है। 4 पॉइंट में हमने लिखा है कि यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। 5 पॉइंट में हमने लिखा है कि यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। 6 पॉइंट में हमने लिखा है यौगिक एक समांग पदार्थ होता है। समांग के मतलब आप लोगों को पता होगा, और नहीं तो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इसको डिटेल से बता देंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि यौगिक की क्या क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये हमने आपको यहाँ पे लिखकर बता दिया है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो जो अंतर है वो आपको लिख देना है। वैसे तो इसका एक ही से चल सकता है कि इसमें मुख्य अंतर क्या है, एक समांग होता है और एक विषमांग होता है, लेकिन हम यहाँ पे कैटेगराइज करके यहाँ पे लिखा है। एक तरफ हमने तत्व कर दिया और सेकंड तरफ हमने यौगिक कर दिया। तत्व के बारे में लिखा कि तत्व वह पदार्थ है जो जिसे
दो या अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन यौगिक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक विधियों द्वारा दो या अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, जबकि यौगिक जो है वो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है, लेकिन यौगिक दो या अधिक विभिन्न पदार्थों से बना होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो हमने यहाँ पे उत्तर में लिखा है, एक तरफ मिश्रण करके और एक तरफ यौगिक करके। मिश्रण में हमने लिखा कि यह दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है। लेकिन यौगिक क्या है, यह एक शुद्ध पदार्थों को मिला देने से बनता है जो एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है या निश्चित अनुपात में संयोग होने से बनता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यौगिक में अमोनिया आ जाएगा, चूना पत्थर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। उसी तरीके से मिश्रण में जो आ जाएगा वो वायु आ जाएगा। वायु के मतलब यहाँ पे आप हवा भी कह सकते हैं, बारूद, इस्पात, ये सभी क्या है, तो ये मिश्रण के ही रूप होते हैं। मिश्रण क्या है, तो ये समांग या विषमांग हो सकता है, ये दोनों चीज हो सकता है, समांग भी हो सकता है, विषमांग भी हो सकता है। लेकिन यौगिक जो है वो हमेशा समांग होता है। इसके बनने से यानी मिश्रण के बनने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई आप अलग चीज को नहीं बना सकते हैं। लेकिन यौगिक के अवयवों से भिन्न यह एक नया पदार्थ बनाता है। जैसा कि आप चूना पत्थर को देख रहे हैं, तो ये किसी न किसी चीज से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद एक नया पदार्थ बना या एक नया चीज बना जिसका नाम CO2 रहा। पहले एक कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग था। तो यही चीज होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। देखिए हमने उत्तर में लिखा है, समांग मिश्रण वैसा मिश्रण है जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल और शक्कर का विलयन, ठीक है, जल और शक्कर का विलयन क्या कहलाएगा, शरबत कहलाएगा। तो यहाँ पे सभी जगह पे इसके जो अवयव है चीनी के, शक्कर के, वो जल में सभी जगह समान रहेंगे। ये ऐसा नहीं रहेगा कि आधा गिलास मीठा रहेगा और आधा गिलास मीठा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये समांग मिश्रण के अंतर्गत आता है। और विषमांग मिश्रण क्या होता है, जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे जल और रेत का मिश्रण, कंकड़ और चावल, यहाँ पे होगा, चाल नहीं होगा, कंकड़ और चावल का मिश्रण। तो आप देख पाते हैं कि जल और रेत के मिश्रण में सभी जगह रेत समान नहीं होता है। आधा में जो रेत रहेगा वो नीचे बैठ जाता है और आधा में पानी हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूर्ण रूप से सभी जगह अवयव इसके समान रूप से नहीं है। तो इस स्थिति के कारण इसे विषमांग मिश्रण के रूप में कहा जाता है या इसे विषमांग मिश्रण के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा है कि अमोनियम क्लोराइड को बालू से ऊर्ध्वपातन विधि की सहायता से आप कैसे पृथक करेंगे, सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए हमने लिखा है कि ऊर्ध्वपातन विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होता है जिसका एक अवयव बिना पिघले ही वाष्प के रूप में परिणत हो जाता है और ठंडक पाकर यह वाष्प सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और उदाहरण के रूप में हमने अमोनियम क्लोराइड को बालू के साथ मिला दिया है, फिर इसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके का क्रियाकलाप करना होगा, जिसमें ये जो आपको चीज दिख रहा है ये आपका क्या है, एक बेसिन लेना है, ठीक है। और बेसिन में क्या करना है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड डाल देना है और इस साधारण नमक के जगह पे आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, बालू लिख देना है, ठीक है, बालू इसमें डाल देना है। इसके बाद इसको देखिए एक कीप का प्रयोग किया गया है, जिसको गांव देहात में इस कीप का नाम टिप भी कहा जाता है। तो आप टिप ले सकते हैं और इसको इस बेसिन में डाल देना है और इस कीप के ऊपर जो भी छेद है उसको रुई से क्या कर देना है, बंद कर देना है और नीचे से क्या कर देना है, आग लगा देना है। चलिए इसको हम जैसे लिखे हैं वैसे आपको पढ़ के समझा देते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि उक्त मिश्रण को एक पेर्सिलेन बेसन, ठीक है,
ये आपका पेर्सिलेन क्या है, बेसन है, पोर्सिलेन। लेकर इसके ऊपर एक कोनीय फलेन जिसको शंकुकीप कहते हैं उलट कर रख देते हैं। फनेल के पतले सिरे को कपास की रुई से बंद कर देते हैं। ये वाला जो है फलेन शंकुकीप का ऊपर वाला जो कोनीय भाग, इसको क्या करते हैं, रुई से बंद कर देते हैं। बेसिन को गर्म करने पर मिश्रण में उपस्थित अमोनियम क्लोराइड बिना पिघले ही वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर उठता है, जो फनेल के अंदर ठंडे भागों में ठोस के रूप में परिणत होकर एकत्र हो जाता है और बालू बेसिन में रह जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि बालू को एकत्रित कर लिया ऊर्ध्वपातन विधि से। तो ये ऐसे ही आपको लिखना है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रभाजी स्रवण क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह विधि दो या अधिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए अपनाई जाती है, जिनके अवयव द्रवों के क्वथनांक का अंतर बहुत कम यानी कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम होना चाहिए। मेथिल एल्कोहल जिसका क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी हमने आपको बताया कि इन दोनों चीजों को आप प्रभाजी स्रवण विधि के माध्यम से अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरीके का व्यवस्था लेना है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि मिश्रण को एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में लेकर के बालू उष्मक पर गर्म किया है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, एक हमने गोल पेंदी वाला क्या लिया, फ्लास्क लिया है, या आप इसको सीधे कंटेनर कर सकते हैं, बर्तन कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें नीचे हमने क्या कर दिया, बालू रख दिया है और उसके अंदर क्या कर दिया है, एक गोल पेंदी वाला ले लिया है और नीचे से हमने क्या कर दिया, यहाँ से आग लगा दिया है। और उसके बाद इसको, इसके अंदर जो मिश्रण है द्रव का, उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं नीचे से आग दे करके। यह फ्लास्क का एक प्रभाजक स्तंभ से जुड़ा हुआ रहता है और ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे ये सब जो सिस्टम देखने को मिल रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रभाजक स्तंभ। क्या बोलते हैं, प्रभाजक स्तंभ। इससे क्या रहता है, जुड़ा रहता है। प्रभाजक स्तंभ में कई फंदे होते हैं, आप देख पा रहे होंगे फंदे कैसे लगे हुए हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कैसे फंदे लगे हुए हैं, जिनमें उच्च क्वथनांक वाले या कम वाष्पशील द्रव संघनित होते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे अधिक वाष्पशील द्रव और इधर देख पा रहे होंगे कम वाष्पशील द्रव। निम्न क्वथनांक या अधिक वाष्पशील द्रव के वाष्प संघनक में जाकर संघनित हो जाता है, जिससे एक अलग ग्राहक में क्या कर दिया जाता है, एकत्र किया जाता है। अलग ग्राहक कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, एक अगले कंटेनर में क्या किया जाता है, इसको जमा किया जाता है। आप देख पा रहे हो यहाँ से जैसे ये हीट हो रहा है तो इसके ऊपर यहाँ जा रहा है और यहाँ से फिर ये क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे आकर के अधिक जो वाष्प है, वो वाष्प द्रव है, वो इसमें इकट्ठा किया जा रहा है। इस द्रव के क्वथनांक पर ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक कि यह पूर्णतः वाष्पित होकर निकल नहीं जाता। इसके पश्चात ताप बढ़ने लगता है और अगले उच्च क्वथनांक वाले द्रव के क्वथनांक पर पुनः स्थिर हो जाता है। यह द्रव भी पूर्णतः वाष्पित होकर संघनक के रूप में द्रवीभूत होता है, जिसे एक दूसरे ग्राहक में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार के मिश्रण के सभी अवयवों को अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख लिए कि किस तरीके से प्रभाजक जो स्रवण विधि है वो कैसे होता है, क्या सिस्टम लगाने होते हैं, ये सारे चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। अब बढ़ते हम लोग आगे के क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लोहा को गंधक से पृथक करने की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि लोहा को आप गंधक से कैसे अलग कर सकते हैं, इनके बारे में दो विधियां लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि लोहा को गंधक से पृथक करने वाली दो विधियां निम्नलिखित हैं, जिनमें एक का नाम दिया है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें आप क्या कर सकते हैं, लोहा और गंधक के मिश्रण को आप मिला दीजिए, एक में मिश्रित कर दीजिए और लोहा को इस विधि से पृथक करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक चुंबक का इस्तेमाल करना होगा। एक चुंबक लाने पर जैसे ही आप लोहा के बारीक कण, ठीक है, बारीक कण चुंबक की ओर आकर्षित होने लगेंगे, उससे चिपक जाते हैं। गंधक अचुंबकीय होने के कारण
चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, और जो चुंबक है, जो लोहा है, उसमें जो लोहा है वो चुंबक में क्या होता है, चिपक जाता है, और बाकी जो बचा हुआ होता है गंधक वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आप चुंबकीय पृथक्करण विधि से आप गंधक और लोहा के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। सेकेंड हमने लिखा है जिसका नाम दिया छनना विधि। इसमें क्या किया है कि लोहा और गंधक के मिश्रण में कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया है, उसके बाद गंधक उसमें क्या करता है, घुल जाता है। जैसे आप कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे इन दोनों के मिश्रण में तो गंधक क्या होता है, घुल जाता है, किंतु लोहा के कण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी लोहा के कण इसमें नहीं घुलता है। पुनः प्राप्त द्रव को छानने पर लोहा गंधक से पृथक हो जाता है, और जैसे आप इन दोनों को छानेंगे छन्ना विधि से या छन्ना पात्र से, तो लोहा को आप अलग कर लेंगे और गंधक आपका अलग हो जाता है पानी के रूप में। तो इस तरीके से आप लोहा को गंधक से अलग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विलेय, विलायक और विलयन की व्याख्या कीजिए। यानी विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं और विलयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने विलेय की परिभाषा दिया है या विलेय को व्याख्या करने की कोशिश किया है कि जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वह विलेय कहलाता है। जैसे कि नमक घुल जाता है, अमोनियम क्लोराइड घुल जाता है, तो ये सभी क्या हो गए, विलेय हो गए। विलायक, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लीटर पानी था और 50 ग्राम चीनी था, तो ये 50 ग्राम को खुद में घुला लेता है, तो ये पानी क्या कहला जाएगा, ये द्रव क्या कहला जाएगा, विलायक कहला जाएगा। ठीक है। अब विलयन, विलयन क्या कहता है, ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होता है और इसी को हम लोग विलयन कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विलयता क्या है। कमरे के ताप पर जल में सोडा, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है, कि विलयता ज्ञात करने की विधि का उल्लेख कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे किया है कि एक निश्चित ताप और दाब पर आपको 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, उस ताप और दाब पर उस विलेय की विलायक में विलयता कहलाती है। यानी हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि विलयता क्या होता है। तो विलयता वो होता है जो किसी निश्चित ताप और दाब पर, ठीक है, 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की घुलने वाली जो अधिकतम मात्रा है जो विलयन को संतृप्त कर देता है, उस ताप और दाब पर उस विलेय की उस विलायक में विलयता कहलाती है। ठीक है। कमरे के ताप पर जब हम सोडा की विलयता को ज्ञात करना होता है तो इसके लिए जल में सोडा का एक संतृप्त विलयन तैयार करना पड़ता है। इस विलयन का लगभग 10, यहाँ पे उस छोड़ गया, यहाँ पे 10 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। 10 ग्राम पहले से तौल लिया जाता है, तौले हुए पोर्सिलेशन बेसिन में ले लेते हैं। विलयन के साथ बेसिन को पुनः तौल लेते हैं। अब बेसिन को बालू उष्मक पर रख करके धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब पूरा जल वाष्पित हो जाता है और बेसिन में सिर्फ ठोस अवशेष पोटेशियम नाइट्रेट बच जाता है, तब बेसिन को एक शुष्क कारक के रखकर ठंडा करते हैं। ठीक है। इसके पश्चात ठोस अवशेष पोटेशियम नाइट्रेट के साथ बेसिन को तौल लेते हैं और उसके बाद हमें क्या मिल जाती है, तो इस विलयता की मात्रा मिल जाती है। और विलयता निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कि विलयता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने 100। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहता है कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको बुक का ही लिखा हुआ आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आप इसको इजीली अपने बुक से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। जैसे कहता है कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है। देखिए यहाँ पे विलायक में विलयन में हमने क्या लिखा है, तो देखिए विलयन में लिखा यह संघटन समांग होता है। यानी वास्तविक विलयन क्या होता है, समांग विलयन होता है। लेकिन कोलाइडी विलयन होता है, ये विषमांग होता है। निलंबन भी क्या होता है, विषमांग होता है। यह छन्ना पात्र के आर पार आ जा सकता है। जो वास्तविक विलयन है वो छन्ना पात्र के आर पार आ जा सकता है।
और एक कोलाइडी विलयन भी छन्ना पात्र के आर पर आ जा सकता है। द्रव छन्ना पात्र के आर पर आ जा सकता है, लेकिन निलंबन का जो कण है वो नहीं आता है। इसका व्यास इतना होता है। तो आप इस चीज को देख लीजिए खुद से और आप खुद से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखने को मिलेगा कि कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो हमने लिखा है कि कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, जिनमें ये लिखा है फर्स्ट में कि ये जो विलयन होता है यानी कोलाइडी जो विलयन होता है ये विषमांग मिश्रण होता है। छन्ना क्रिया, कोलाइड के कण छन्ना पात्र के आर पार कर सकते हैं। अस्थायित्व, कोलाइड के कण बहुत अस्थायी होते हैं। कोलाइड के कण को स्थिर छोड़ देने पर उसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। कणों का आकार, कोलाइड के कणों का आकार 10 के पावर -7 सेंटीमीटर और 10 के पावर -5 सेंटीमीटर होता है। ब्राउनी गति, कोलाइडी विलयन के अंतर्गत कोलाइड के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर अनवरत गमन करते रहते हैं। कोलाइड के कणों का विलायक के कणों के साथ टक्कर होते रहने की वजह से ब्राउनी गति उत्पन्न हो जाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विलयन के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की एक विधि का वर्णन कीजिए। तो हमने लिखा है विलयन के इकाई परिमाण, जिसको आयतन या द्रव्यमान कहते हैं, में घुले हुए विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की एक विधि प्रतिशत के रूप में है। विलयन का सांद्रण द्रव या आयतन के विचार से प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें क का नाम हमने दिया है द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत। इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान के विचार से विलयन के प्रति 100 भागों में घुले हुए विलय के भागों की संख्या विलयन का सांद्रण कहलाती है। उदाहरण के रूप में आप किसी विलायक यानी जल में 90 ग्राम में से 100 ग्राम यूरिया घुलाते हैं तो इस विलयन का जो सांद्रण हो जाएगा वो 10% होगा। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें कहता है कि स्याही में उपस्थित रंगों को पृथक कैसे कर सकते हैं आप। तो हमने उत्तर में लिखा है क्रोमैटोग्राफी तकनीकी के द्वारा स्याही में उपस्थित रंगों को पृथक किया जा सकता है। इसके लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं कि छन्ना पत्र की एक पतली पट्टी लीजिए। इस पट्टी के आधार से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर नीली स्याही की एक बूंद रख दीजिए। अब पट्टी के निचली भागों को एक कांच के बर्तन में रखिए और उसे जल में डुबा दीजिए। बर्तन के अंदर छन्ना पत्र लटकता रहने दीजिए। यहाँ पे हमने फिगर भी दिया है, इस तरीके से लटकता रहने दीजिए। ठीक है, कुछ समय पश्चात पाएंगे आप कि छन्ना पत्र के ऊपर विभिन्न रंग वाले निशान ऊपर उठ रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकंड में आप देख पाएंगे कि विलायक में अधिक घुलने वाला अवयव तीव्रता से ऊपर चढ़ता है, जबकि कम घुलने वाला अवयव उसके पीछे पीछे चलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे अलग कर सकते हैं। लाल पीला ब्लू है तो आप कैसे अलग कर सकते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जिसमें कहता है कि जल का स्रवण दिखाने के लिए एक सरल प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, फिर उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में संघनित किया जाता है, यही जल का स्रवण कहलाता है। स्रवण की क्रिया एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है। यहाँ पे हमने फिगर भी उसका दिया था जो यहाँ पे है। ठीक है, स्रवण की क्रिया एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कराई जाती है, इसे स्रवण फ्लास्क कहते हैं। इस फ्लास्क की गर्दन में एक पार्श्व नली रहती है जो एक संघनक से जुड़ी रहती है, इसे हम लोग लिविंग संघनक भी कहते हैं। इसी संघनक में द्रव का वाष्प ठंडक पाकर द्रवीभूत होकर एक ग्राहक में एकत्रित हो जाता है और आपको इस फिगर में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आपका क्या है, तो बालू उष्मक है, इसमें हमने यहाँ पे बालू डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद ये आपका फ्लास्क ले लिया जिसको आप कंटेनर भी कह सकते हैं, और इसमें हमने पानी भर दिया है और नीचे से ये आग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं।
जिसके वजह से ये गर्म हो रहा है, और गर्म होने के बाद ऊपर से हमने बंद कर दिया है थर्मामीटर को देख लगा करके, और ये पानी यहाँ से बूंद के रूप में या वाष्प के रूप में या द्रवीभूत होकर के यहाँ पे जमा हो रहा है अगले कंटेनर में, अगले ग्राहक में। द्रवन देखिए यहाँ पे लिखा है, द्रव के स्रवण फ्लास्क में लेकर बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करके उबालते हैं तथा द्रव के वाष्प को संघनक होकर प्रवाहित होने देते हैं। वाष्प संघनक में ठंडा होकर द्रव में परिणत हो जाता है, जिसे ग्राहक में एकत्र कर लिया जाता है। द्रव में उपस्थित ठोस अशुद्धियां स्रवण फ्लास्क में ही रह जाती है। इस विधि से दो वैसे मिश्रणीय द्रवों को पृथक किया जा सकता है जो क्वथनांक पर अपघटित नहीं होते हों और जिनके क्वथनांक से पर्याप्त अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या अधिक हो। तो इस तरीके से आप जल का स्रवण करा सकते हैं और देख सकते हैं प्रयोग के माध्यम से। अब हम लोग आज के वीडियो को इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पढ़िएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।